आज जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 5 पे वो है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें हमें डिबेंचर के इशू होने वक्त और उसके रिडम्पशन होते वक्त दोनों सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री बनती है वो हमें बनानी है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट केस क्रिएट हो सकते हैं। क्या सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है? सबसे पहले इशू की हम बात कर लेते हैं। जो इशू ऑफ डिबेंचर होता है वो 3 सिचुएशन से हो सकता है, और ये जो सिचुएशन होती है वो होती है हम एट पार अपने डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो एट पार अगर मैं बोलता हूँ हमने इशू किया, मतलब डिबेंचर जो 100 रुपये अगर मैं फेस वैल्यू अज्यूम कर लूँ, जस्ट अजम्पशन ले लेता हूँ, अगर 100 रुपये का है तो हमने 100 रुपये ही लेने हैं। अगर एट डिस्काउंट इशू किया तो इसका मतलब जनता को 100 रुपये वाला डिबेंचर जो है वो 90 रुपये चुका के मिल जाएगा। आपको देने पड़ेंगे 90 रुपीज़, कंपनी तुम्हें जो डिबेंचर देगी वो 100 का होगा तब भी। तो एक तरह से एक इन्वेस्टर को 10 रुपये का फ़ायदा और कंपनी को 10 रुपये का नुकसान होगा। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एट प्रीमियम का मतलब है कंपनी आपसे फालतू पैसे लेकर डिबेंचर इशू करेगी। कंपनी कहेगी 110 रुपये देना, तब तुम्हें डिबेंचर इशू करेंगे, वो भी 100 रुपये वाला। तो इससे इन्वेस्टर को थोड़ा सा नुकसान होगा, कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए तो इन्वेस्टर ये लॉस भी कवर कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्या मतलब होता है? 5 साल बाद 10 साल बाद आपने जो लोन लिया है वो आपको उतारना भी पड़ेगा। जो लोन उतारना होता है उसी को हम बोलते हैं क्या है? रिडम्पशन। ये जो इशू ऑफ डिबेंचर मतलब लोन ले रही है कंपनी, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब लोन की रीपेमेंट कर रही है, लोन को उतार रही है। और लौटाते वक्त भी 3 ही सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है। नंबर 1, कंपनी कह सकती है कि हम रिडम्पशन एट पार करेंगे। रिडम्पशन एट पार करेंगे मतलब आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? 100 रुपये का डिबेंचर है, कंपनी आपको सिर्फ 100 रुपये वापस करेगी। दूसरा है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? कंपनी कहेगी कि भाई 100 रुपये का डिबेंचर तो तुम्हारे पास है, लेकिन हम तुम्हें 100 रुपये वापस नहीं करेंगे। कितने रुपये वापस करेंगे? 90 रुपये वापस करेंगे। डिस्काउंट है ना? अच्छा, इसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी क्या कि 100 रुपये लिखा है डिबेंचर पे और 90 रुपये वापस करोगे? हम कहेंगे ये क्या पागल बना रहे हो, जब लिखा है 100 रुपये 90 रुपये वापस क्यों लेंगे? हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने नहीं आएगी। अगली सिचुएशन क्या होगी? एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कंपनी क्या कर रही है? आपको फालतू पैसा रिडीम करेगी। डिबेंचर पे लिखा होगा 100 रुपये, लेकिन कंपनी आपको वापस कितना लौटाएगी? 110 रुपये लौटाएगी। ये इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे की बात होगी और कंपनी के लिए नुकसान की बात होगी। ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6 कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे, हर एक से 2। एक इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, फिर दूसरा इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर 2 ऑप्शन यहाँ से भी निकलेंगे, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, और इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 4 हो गई। 2 और निकलेंगी, इशूड एट पार प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, और इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो हमें ये 6 सिचुएशन के अंदर लोन लेने की मतलब इशू करने की एंट्री, और फिर उसके रीपेमेंट की मतलब 5 साल बाद जो एंट्री होगी वो भी सीखनी है। ये दोनों एंट्रियाँ कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती। इन दोनों एंट्री, दोनों सिचुएशन के अंदर कम से कम 4-5 साल का टाइम का डिफरेंस होता है, क्योंकि आज ही लोन लेकर आज ही थोड़ी लौटाना है। कोई टाइम पास के लिए थोड़ी डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो आज हमने लोन लिया तो 4-5 साल के बाद ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन आज ही हम दोनों सिचुएशन के वक्त होने वाली एंट्री को डिस्कस करेंगे। और ये सारी की सारी सिचुएशन, 6 की 6 सिचुएशन पेज नंबर 17 पे आपके सामने लिखी हुई है। इन सभी सिचुएशन में ये अज्यूम किया गया है डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी एंट्री कैसे बनाई जाती है। और ये अज्यूम किया गया डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो 100 रुपये से कम ज़्यादा अगर हुआ तो वो डिस्काउंट और प्रीमियम बन जाएगा। तो सबसे पहला केस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें लिखा है डिबेंचर इशूड एट पार। केस 1, डिबेंचर इशूड एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपीज़ मिलेंगे कंपनी को। और फिर रिडीमेबल एट पार। एट पार का मतलब कंपनी वापस भी कितना पैसा करेगी? 100 रुपये ही वापस भी करेगी।
तो सबसे पहले इशू के वक्त क्या एंट्री होगी, इशू के वक्त कंपनी के पास पैसा सबसे पहले इकट्ठा शुरू होगा, ठीक है ना, और इकट्ठा होने पर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या एंट्री होनी चाहिए हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, और 100 रुपये के हिसाब से एंट्री कर दी जाएगी। क्लियर है, ये एंट्री सीखी हमने। लेकिन ये डिबेंचर एप्लीकेशन है ये टेम्परेरी नाम है, इसको थोड़ी देर में बदलना पड़ता है। एप्लीकेशन का नाम हटा के इसकी जगह किसका नाम डालना पड़ता है, परसेंटेज डिबेंचर का। तो थोड़े टाइम के बाद हम इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। कैसे, ये जो परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन था उसको डेबिट कर देंगे और इस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर कोई इस एंट्री दोनों एंट्री को मिक्स करेगा तो उसको नज़र आएगा कि डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट गया और नेट एंट्री आपकी हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपये। ठीक है, अब 5 साल तक कंपनी के पास ये पैसा बना रहेगा। 5 साल के बाद कंपनी को इस पैसे की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। जब रीपेमेंट करनी पड़ेगी तो ये एंट्री एकदम रिवर्स हो जाएगी। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लिया था अब उन्हीं लोगों को ये पैसा लौटाना ड्यू करेगी। तो अपने डिबेंचर जो लायबिलिटी में थे, क्रेडिट में थे, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 100 रुपये। अच्छा, किसको पैसा वापस करना है कंपनी ने, डिबेंचर होल्डर को जिसने खरीदा था, तो उसको ड्यू करने के लिए लिखेगी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स 100 हो गया भी ड्यू। अब फिर डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देगी थोड़े दिन में। तो जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था, जब वो पैसे लेगा तो वो रिसीवर बन जाएगा, और रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई रिसीवर होता है तो डेबिट होता है। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। क्लियर है। अच्छा, कोई अगर इन दोनों एंट्री को मिक्स करेगा तो उसको पता चलेगा डिबेंचर होल्डर एक बार क्रेडिट में भी है और एक बार डिबेंचर होल्डर डेबिट में भी है, तो वो कट जाएगा। बचा क्या रह जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेट एंट्री, दोनों एंट्री को मिक्स करने पर रिजल्ट ये आएगा। और अगर ध्यान से देखें तो आज जो एंट्री हुई थी 5 साल बाद उस एंट्री का उल्टा इफेक्ट आ गया। आज हमने लोन लिया, बैंक बढ़ा, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। 5 साल के बाद वो लोन उतर गया, डेबिट हो गया लोन, और वो बैंक जो बैलेंस है वो घट गया, तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। सबको समझ में आती है। तो सबसे पहला हमारा बेसिक केस था, सिंपल केस था, लोन लेना और 5 साल के बाद लोन लौटाना। साथ के साथ कभी भी हमें क्वेश्चन में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, इसमें 5-6 साल का गैप होगा। सबको क्लियर है ये। अब हम इसमें सेकंड केस करते हैं। जो सेकंड केस इसमें लिखा हुआ है वो है डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। यही बनेगा दूसरा केस। तो ये हमारा हो गया केस 2, डिबेंचर इशूड एट पार। एट पार का मतलब कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये। लेकिन रिडम्पशन जो होगा, रिडीमेबल जो है वो एट प्रीमियम है, और ये माना जा रहा है कि रिडम्पशन के वक्त 10 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये 110 रुपये लौटाने पड़ेंगे। ठीक है भैया, केस क्लियर है। अच्छा, इस केस में कंपनी को आपको क्या लगता है, कुछ एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। मिले तो 100 रुपये और वापस कितने करने का प्रॉमिस कर रही है, 110, तो 10 रुपये का इसमें एक्स्ट्रा लॉस है। जो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो तो है ही है, उसके अलावा भी 10 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस इस पूरी सिचुएशन में कंपनी को फेस करना पड़ेगा। पब्लिक को फायदा होगा। और हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, कंपनी के बना रहे हैं, इसलिए कंपनी के नज़र से सोचे तो एक नुकसान की एंट्री हमें अलग से करनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले लेकिन एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। जो भी इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है उसको किस हिसाब से पेमेंट भेजनी पड़ेगी भी, इशूड एट पार है, 100 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। लो जी, 100 रुपये हमने ले लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, आगे 100 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जिसकी एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज़ टू परसेंटेज डिबेंचर। और डिबेंचर के आगे 100 ही लिखेगी कंपनी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था किसी भी सिक्योरिटी की, डिबेंचर ही नहीं, बॉन्ड हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, उनकी जो फेस वैल्यू होती है, जो उनकी नॉमिनल वैल्यू होती है, उससे ना कम करके दिखा सकते ना ज़्यादा। आपको कम मिलेंगे तब भी आपको पूरे दिखाने हैं और ज़्यादा मिलेंगे तब भी आपको पूरे पैसे दिखाने हैं।
तो आप डिबेंचर के आगे 100 ही लिखेंगे। अगर आपको 110 लौटाने तब भी 100 लिखेंगे, 90 लौटाने तब भी 100 लिखेंगे। तो हमें कितने लौटाने हैं, लेकिन 110 लौटाने हैं। हमने लिखा डिबेंचर आगे 100 है, लेकिन रिटर्न 100 नहीं करना, बल्कि कितना करना है, 110। अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ दूं तो किसी को लगेगा कि 100 रुपये की लायबिलिटी क्रिएट हुई, लेकिन लायबिलिटी 100 की क्रिएट नहीं हुई, 110 की। तो मुझे अलग से भी एक 10 रुपये लिखने जरूरी है लायबिलिटी के साथ बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये किस चीज़ के पैसे लौटा रहे हैं हम, प्रीमियम के। लेकिन इस प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम मत बोलना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कंपनी पैसा लेती है, ये लेना नहीं है बल्कि लौटाना है। तो हम इसको बोलेंगे प्रीमियम, लेकिन इसे बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम तब बोलेंगे कंपनी की जेब में पैसा आ रहा होता, ये तो जेब से पैसा जाएगा, इसलिए प्रीमियम नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सबको क्लियर है भाई। अब जो पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा भाई डिबेंचर के 100 रुपये देने हैं और 10 रुपये रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम के भी देने हैं, तो 110 हो गया। लायबिलिटी का अमाउंट जब ड्यू होगा तो दोनों के दोनों साथ के साथ ड्यू हो जाएंगे। लेकिन इस एंट्री में गड़बड़ आ गया, मिसमैच आ गया। डेबिट में 100 रुपये और क्रेडिट में आ गए हैं 110, तो टैली भी कराना जरूरी है। टैली कराने के लिए 10 रुपये डेबिट में डालना जरूरी है। और कंपनी की नज़र से सोचो, कंपनी ने ये डिबेंचर बेचा मतलब 10 रुपये का ये नुकसान उठाया, नुकसान उठाया नहीं उठाया, लिए हैं 100 रुपये, वापस कितने करेगी, 110। तो आज ही हम लिख देंगे भैया ये कंपनी ने जो डिबेंचर बेचा वो लॉस पे बेचा, और इसे लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबको क्लियर है बात। अच्छा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं लिखा हमने, लॉस ऑन इश्यू लिखा। लॉस अभी थोड़ी हुआ है, लॉस कब होगा, जब रिडम्पशन होगा 5 साल बाद। तो हम यहाँ पे लॉस ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर क्यों नहीं लिख रहे, लॉस ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर लिखना चाहिए। अभी तो कोई इशू में लॉस ही नहीं हुआ, 100 रुपये के 100 रुपये पूरे मिले। लॉस होगा अभी नहीं, फ्यूचर में होगा जब लौटाने का टाइम आएगा। तो क्या लिखना चाहिए था, लॉस ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर। फिर भी हमने क्या लिखा, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर। ऐसा क्यों लिखा, इसका एक खास कारण है। कारण ये है कि पहले 2 कारण है जिसकी वजह से ऐसा संभव है। सबसे पहला कारण कि आप जर्नल एंट्री जो बना रहे हैं वो रिडम्पशन की एंट्री बना रहे हैं। आपने रिडम्पशन की एंट्री बनाई है, ये कौन सी एंट्री बनाई है, तो इसका लिए इशू ऑफ डिबेंचर लिखोगे, रिडम्पशन कैसे लिख दोगे, जर्नल एंट्री इशू की हो रही है, रिडम्पशन की एंट्री होगी तब लिख सकते थे। दूसरा, जब इशू की एंट्री है तो रिडम्पशन का लॉस कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैसे लिख सकते हैं उसका कारण है प्रूडेंस प्रिंसिपल। याद है प्रूडेंस कंसेप्ट, वो हमें क्या सिखाता है कि फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली होती है तो भूल जाओ, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला होता है उसे पहले लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो उस प्रूडेंट कंसेप्ट के कारण हम इशू के वक्त भी फ्यूचर का लॉस लिख सकते हैं। इनकम नहीं लिख सकते लेकिन लॉस लिख सकते हैं। इसीलिए हमने इशू के वक्त ही लिख दिया कि हमें कितना लॉस उठाना पड़ेगा, और इसे लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अच्छा, 5 साल बाद क्या होगा, इन दोनों मैंने ब्रैकेट लिखे हैं, वो दोनों के दोनों लायबिलिटी बन जाएंगे। और ये क्रेडिट है, 5 साल बाद दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। लायबिलिटी चुकाने के लिए आपको उनको डेबिट करना जरूरी होता है। तो आप लिखेंगे जी सबसे पहले परसेंटेज डिबेंचर डेबिट करेंगे। खाली ये नहीं, इसके साथ देखो एक और एंट्री चिपकी हुई है, वो भी डेबिट हो जाएगी। कौन सी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपये। अच्छा, किसको वापस करोगे ये सारा पैसा, जिसने डिबेंचर खरीदा था, डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे लिखिए टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना, 110। क्लियर है भाई। अच्छा, फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू हो गया, लिखा आ गया 110। फिर उसको बुलाएंगे और उसके हाथ में पैसा रख देंगे, जितना आपने ड्यू किया था उतने की पेमेंट कर देना। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110। सबको समझ आ गया कैसे हुआ, चेक कर लो। जब लिया था बैंक डेबिट था 100 रुपये, और जब वापस किया तो बैंक कितना क्रेडिट हो गया, 110। अब इसमें केस 3, ये दोनों एंट्री आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। केस 3 जो इसमें है वो है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। और एग्जाम्पल में जो फिगर है उसमें 5 रुपये का डिस्काउंट अज्यूम किया गया, तो मैं अभी यहाँ पे फिगर 5 रुपये कर देता हूँ। केस 3, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, और ये माना गया 5 रुपये का डिस्काउंट, तो पब्लिक से कंपनी को 95 रुपये मिलेंगे। और रिडीमेबल एट पार, कंपनी वापस कितने करेगी, 100 रुपये। ठीक है जी। चलिए अब इशू की एंट्री करते हैं। 2 जर्नल एंट्री होंगी इशू की। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन।
अब बताओ आम जनता क्या 100 रुपये भेज देगी कंपनी को कि भैया तुम्हारा डिबेंचर खरीद लो 100 रुपये, कितने पैसे भेजेगी? 95। तो जो एप्लीकेशन आएंगी वो 95 के भाव से आएंगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? अगली एंट्री में क्या करोगे तुम? ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया था उसे डिबेंचर में ट्रांसफ़र करोगे। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 95 2% डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर में भी 95 लिख सकते हो क्या? ना 95, ना 96, ना 99, ना 101, 100 ही लिखना। चाहे कम ले रहे हो पैसे चाहे ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे डिबेंचर के आगे 100 रुपये लिखे जाएंगे। मिसमैच आ गया 5 रुपये। कौन से में डालना जरूरी है? डेबिट में। और अब आपको कारण भी पता है इसका साफ साफ क्यों डालना पड़ा, डिस्काउंट के कारण। तो सीधा सीधा नाम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सबको क्लियर है? अच्छा, 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद तो 100 रुपये अपने डिबेंचर के अंदर लिखे 100 रुपये ड्यू हो जाएंगे। तो 5 साल बाद तुम्हारी एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये। 2 किसको ड्यू होंगे? डिबेंचर होल्डर। हमने इतने की तो प्रॉमिस किया था कि 100 रुपये वापस करेंगे, 100 रुपये वापस कर देंगे। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? फिर अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कितने से होगी एंट्री? 100 रुपीज़ से। सबको क्लियर है? ये 3 सिचुएशन जो है वो इसके अंदर यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब इसमें 3 सिचुएशन हमारी और बाकी रह गए। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है इन सिचुएशन में पूछ सकते हैं। सारी की सारी फिगर इसके अंदर एग्जाम्पल में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के थ्रू मैं बाद में इसको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, लेकिन पहले सारी की सारी सिचुएशन सबको अच्छे से समझ में आ गई है। अब मैं फिर इसमें केस 4 क्रिएट करने वाला हूँ। इसमें मिटा दूँ ना इसको मैं? केस 4, जो केस 4 होगा उसमें कौन सी सिचुएशन आनी चाहिए भी? अब इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, केस 4 हो गया हमारा। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट मतलब 95 और रिडीमेबल एट प्रीमियम। और रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब क्या मान के चलेंगे भाई? फिगर में अज्यूम कर लेते हैं 110। अब इसमें फिर से एंट्री बनाते हैं। अच्छा, अब कंपनी को नुकसान होगा क्या इशू करने पर? कितने का? 5 रुपये का नुकसान होगा? 10 रुपये का नुकसान होगा? सच देख के बताओ कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो उसके पल्ले कितना लॉस आ जाएगा? 15 रुपये का नुकसान होगा। टोटल नुकसान 15 रुपये का होगा, क्योंकि 5 रुपये तो लोन लेने के लिए छोड़ने पड़े और 10 रुपये फालतू भी देने पड़ेंगे। तो अगर देखें तो 95 लेकर 110 देने पड़ेंगे कंपनी को। तो अल्टीमेट जो लॉस इस सिचुएशन में कंपनी फेस करेगी वो 15 रुपये का लॉस फेस करेगी। ठीक है, पहले ही पता चल गया कि इसमें कंपनी को इस बार बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही टाइम पे नुकसान हो रहा है। खैर, इशू की एंट्री पहले करते हैं। इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। बताइए भाई, कोई भी पर्सन अगर इस कंपनी में अप्लाई करता है तो कंपनी के खाते में कितने पैसे जमा कराएगा? कितने जमा कराएगा? 100 रुपये? 95 जमा कराएगा। कहेगा जी डिस्काउंट तो आप दे ही रहे हो तो 100 रुपये क्यों जमा कराएंगे? 95 जमा कराएंगे। अगली एंट्री में जब एप्लीकेशन के पैसे तुम्हारे पास आ लगे होंगे, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे परसेंटेज डिबेंचर के अकाउंट में। यहाँ पे क्या 110 सीधा सीधा लिख सकते हैं? 95 नहीं, दोनों नहीं लिख सकते। यहाँ पे डिबेंचर के आगे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 100 रुपये। अगर मैंने लेकिन इतना ही छोड़ा तो फ्यूचर में जो भी एंट्री को पड़ेगा उसको लगेगा भाई 100 रुपये डिबेंचर के आगे आपने लिखे हैं, 100 ही लिखे हैं, मतलब लौटाने भी 100 ही होंगे। लेकिन लौटाने 100 नहीं है, लौटाने 110 हैं। इसका मतलब मुझे लायबिलिटी को थोड़ा और बढ़ाना जरूरी है, 10 रुपये और लायबिलिटी में डालना जरूरी है। किस नाम से एंट्री करनी पड़ेगी? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि ये प्रीमियम है और रिडम्पशन के वक्त देना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबको क्लियर है? अच्छा, ये एंट्री लेकिन अभी भी टैली नहीं हो रही है। 15 रुपये का डिफरेंस अभी और भी आ गया। ये जो 15 रुपये का डिफरेंस है, ये कंपनी को वो अमाउंट है जो लॉस बियर करना पड़ेगा। 15 रुपीज़ सारा का सारा लॉस हो गया। आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 5 रुपये के लिए डिस्काउंट लिख सकते हैं, 10 रुपये के लिए लॉस लिख सकते हैं।
लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2 नाम लिखने की जरूरत है। 5 रुपये का डिस्काउंट भी तो एक तरफ से लॉस ही है, तो आप एक ही बार में सारा अमाउंट लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस में डिस्काउंट भी कवर होता है, डिस्काउंट में लॉस कवर नहीं होता। डिस्काउंट छोटा वर्ड है, लॉस बड़ा वर्ड है। तो जब आप लॉस लिखते हैं तो डिस्काउंट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने टोटल लॉस लिख दिया, जिससे कंपनी को 15 रुपये का लॉस होगा। डिस्काउंट नहीं बोल सकते कि 15 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो 5 ही है, लेकिन लॉस 15 का है। सबको क्लियर है? अच्छा, जब 5 साल बीत जाएंगे उसके बाद क्या होगा? ये देखो, दोनों नाम लायबिलिटी के नाम 7 साल लिखे गए, ये दोनों ड्यू हो जाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, क्रेडिट था ना अभी, तो 5 साल के बाद डेबिट में आएगा। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 110। देख लो कितना आसान है, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था बाद में वही तो डेबिट होगा। हमने पहले से यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट किया था, तो वो दोनों के दोनों साथ साथ डेबिट हो जाएंगे। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी भाई? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 110, 110 रुपये। सबको क्लियर है? फिर केस 5, केस 5 में क्या होगा भाई? अब डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, ठीक है, यही केस इसमें होगा। और इसमें डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम माना गया 105 रुपये, 5 रुपये का प्रीमियम। तो यहाँ पे फिगर चेंज कर देता हूँ, जो इसमें एग्जाम्पल में गिवन है अमाउंट वही ले लेते हैं। और रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार, पार रिडीमेबल का मतलब कंपनी वापस कितना करेगी? 100 ही करेगी। तो पहली एंट्री जो बैंक की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। अब आप इस कंपनी में अगर शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो 100 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को। कितने देने पड़ेंगे? 105 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए कंपनी इस एंट्री को 105 रुपये से रिकॉर्ड करेगी, ठीक है जी। फिर अगली एंट्री क्या होगी? ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम इसे? डिबेंचर के अकाउंट में। तो अगली एंट्री हमारी होगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 105 टू परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर में सीधा 105 लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे। 5 रुपये हो रहे, लेकिन 5 रुपये आपको और लिखने पड़ेंगे। और इस बार प्रीमियम रिडम्पशन नहीं लिखेंगे, इस बार तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ही लिखेंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए फ़ायदा है। ये कोई लौटाना थोड़ी है, कंपनी से प्रीमियम अकाउंट में रखेगी, नॉर्मल प्रीमियम अकाउंट में। 5 साल के बाद वापस किसका पैसा करेगी? सिर्फ इसका पैसा वापस करेगी। ये कोई प्रीमियम रिडम्पशन थोड़ी है कि वे भी वापस करेगी। 5 साल बीत जाएंगे, कहेंगे जी डिबेंचर का पैसा वापस कर दें। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी 5 साल बाद? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट सिर्फ 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर, पहले ड्यू करेंगे। और अगली एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़। क्लियर है? चेक कर लो, जब लिया था तो बैंक को डेबिट किया था 105 से, और जब वापस हो रही है तो देखो बैंक कितने से क्रेडिट हो रहा है? 100 रुपये से। लास्ट केस 6, केस 6 के अंदर जो एज्यूम किया गया है वो किया गया है कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम मतलब कंपनी को फालतू पैसे मिलेंगे 105, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे ही है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम के अंदर डिफरेंस रखा गया है। वापसी में कितना कर रही है कंपनी? 110। सबको क्लियर है? ये बनती लास्ट सिचुएशन, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लास्ट 6 सिचुएशन। चलिए पहले इशू की एंट्री करते हैं। 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। बताइए इस कंपनी में अब डिबेंचर होल्डर बनने के लिए कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे जमा कराने जरूरी हैं? 105, 105, ठीक है भाई। फिर कंपनी क्या करेगी? परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन के जो पैसे आए हैं 105, उसको रिकॉर्ड करेगी टू परसेंटेज डिबेंचर में। यहाँ पे लिख देंगे 105, यहाँ पे 100 ही लिखेंगे। अच्छा 5 रुपये लेकिन और एक्स्ट्रा मिले हैं, वो किस चीज़ के हैं? वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के हैं, उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेगी वो 5 रुपये। क्लियर है भाई?
अच्छा, लेकिन अगर मैंने इतनी एंट्री छोड़ दी करके, टैली तो हो गई है, लेकिन जो भी ये पढ़ेगा उसको लगेगा कि मैंने सिर्फ 100 रुपये ही लौटाने हैं, क्योंकि डिबेंचर के तो 100 रुपये लिखे हैं। लौटाने 100 रुपये या चेक करना कितने लौटाने हैं? 110। इसका मतलब मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए कि 10 रुपये भी और भी लौटाने पड़ेंगे। करना चाहिए शो या नहीं करना चाहिए? तो बताइए, लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है। खास बात यह है कि इनकम भी क्रेडिट होती है और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है, तो 10 रुपये और क्रेडिट करने पड़ेंगे। ये किस चीज़ के लिए करने पड़ रहे हैं? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये नाम लिखा तो एक छोटी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी है कि एंट्री मेरी टैली नहीं कर रही। अब कितने का फ़र्क आ गया? यही 10 रुपये का फ़र्क आ गया, तो डेबिट में भी 10 रुपये डालना पड़ेगा। इसे किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? लॉस, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपये लौटाए फ्री फंड में, तो लॉस भी मानेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबको समझ में आ रहा है? लॉजिक से हम बना रहे हैं एंट्री, सीक्वेंस की तरफ नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री को मैंने डिबेंचर से और सिक्योरिटी प्रीमियम से टैली कराया। फिर आपने बोला 10 रुपये फालतू, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्रेडिट में तो डेबिट में भी करना पड़ा। 110 रुपये वापस हो जाएंगे। अब कौन कौन सा पैसा वापस होगा? 100 रुपये ये वापस होगा और 10 रुपये ये भी वापस होगा। 5 साल के बाद तो आसान होगी एंट्री करना, क्योंकि आपने दोनों को क्रेडिट किया है। वो दोनों ही नाम क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। आपकी एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10 टू डिबेंचर होल्डर। कितना हो जाएगा? 110। और आखिरी एंट्री हमारी कौन सी होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110। सबको समझ में आ गई? 6 के 6 केस। आपको एग्जाम में एक साथ सारे केस नहीं आएंगे, पर एग्जाम में एक साथ वो सारी एंट्री भी नहीं पूछेगा कि सारी इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्री। नॉर्मली या तो सिर्फ इशू की एंट्री पूछता है या तो सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री पूछता है। तो या तो सिर्फ ये वाली एंट्री होगी या तो सिर्फ ये वाली एंट्री होगी, लेकिन हमें दोनों ही सिलेबस में है, इसलिए एक ही बार में दोनों टाइप की एंट्री मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि इशू के वक्त क्या होता है और रिडम्पशन के वक्त क्या होता है। सबको क्लियर है सारी की सारी एंट्री? 6 के 6 केस। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पे है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जरा देखते हैं कहाँ पे है इसमें। पहला क्वेश्चन 29 पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 29। इसका तो सॉल्यूशन भी हमारे पास है, नहीं है? डिबेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 100, पेज नंबर 17 देख लो, लिखा हुआ है, यही तो अमाउंट है। अगला क्या है? इशूड एट 100 रीपेबल एट 110, लिखा है हमने ये वाला केस, ये मिटा दिया मैंने, इसमें तो लिखा होगा लेकिन 100 एंड 110 सेकेंड केस। सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके बाद थर्ड 95 एंड 100, हमने भी कितना लिखा है? 95 एंड 100 ही लिया था हमने केस 3। 6 के 6 केस पहले तो यही है। फर्स्ट 6 केस आपको जो करने हैं उसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई ये केस कोई सा भी है एग्जाम में, हमारे वो 6 केसेस में से कोई एक सिचुएशन ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है जैसे कि आगे इसके अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 में। ये भी आप देखें तो सिर्फ एक ही अमाउंट से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले तो उसने क्लियर कर दिया कौन कौन से टाइम की एंट्री करनी है। कौन कौन से टाइम की एंट्री करनी है? इशू की भी करनी है और रिडम्पशन की भी करनी है। पहली सिचुएशन, डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 10% प्रीमियम। तो मतलब इशू कितने में करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा 110 में, रिडीमेबल एट पार, और 5 साल के बाद वापसी कितने की होगी? आसान है मेरे ख्याल से। तो यही वाली सिचुएशन है, बस इसमें अमाउंट चेंज होगा, 110 हो जाएगा। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार हो गया। तो हमें कंपनी में शुरू में 110 रुपये की एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी, नहीं? कंपनी भी 110 रुपये की एप्लीकेशन लेगी, डिबेंचर में 100 रुपये रखेगी, 5 रुपये अपने सिक्योरिटी प्रीमियम डाल, 5 नहीं 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देगी। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे कंपनी 100 ही वापस करेगी। इधर तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, 100 रुपये वापस, ठीक है। अगला, इशू ऑफ डिबेंचर 100 एट पार, रीपेबल एट पार।
कंपनी अपना डिबेंचर एट पार इशू करेगी, वापस भी कैसे करेगी? फर्स्ट केस यही तो है सबसे आसान, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन पहले 100 रुपये, अगली एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपये। ये तो हो गया इशू। 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा। अच्छा, एग्जाम में जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस बात को? एग्जाम में जब लिखने का टाइम आएगा तो आप इसे लेफ्ट राइट करके नहीं लिखोगे, बल्कि डेट डाल के लिखोगे, आफ्टर 5 ईयर्स रिडम्पशन। तीसरी सिचुएशन क्या है हमारी? इश्यू डिबेंचर 10% डिस्काउंट 90 रुपये, और वापस कितने में करना है? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% 105। कितना नुकसान उठाएगी इस बार कंपनी? 15 रुपीज़। जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें 15 रुपये का नुकसान आप लॉस के नाम से एक ही साथ रिकॉर्ड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 में बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से मैं एंट्री करनी होती है एग्जाम में जब आता है। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केस, और केस है 1000, नंबर गिवन है इस बार भाई। 8% डिबेंचर 100 ईच हैव बीन इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। 1000 नंबर है, हम इशू भी एट पार कर रहे हैं, रिडम्पशन भी एट पार कर रहे हैं। मतलब इस केस में कंपनी को 100 रुपये मिलेंगे और 100 रुपये ही वापस भी कंपनी करेगी। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर। इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, और इस बार आप 100 नहीं, साथ में 1000 को मल्टीप्लाई कर देना। हमने एंट्री तो सीख ही ली है, बस उसको उसके मुताबिक फिगर को चेंज करना पड़ेगा, और जो 100 रुपये थे वो 1 लाख बन जाएंगे। ठीक है ना? अगली एंट्री क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, वही 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 1 लाख। ठीक है? अगर डेट दी होती तो मैं यहाँ पे लिखता कोई डेट, तो यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ऐसे लिखते। अब मैं लिखूंगा रिडम्पशन। जब रिडम्पशन का टाइम होगा, टाइम गैप होगा, ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख बना देंगे। सबको क्लियर है? फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 लाख रुपए। सबको क्लियर है? तो आपको जो क्वेश्चन करना है इस तरीके से करना पड़ेगा। एक और सिचुएशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ई सिचुएशन, ये ए सिचुएशन थी, अब ई। ई इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है। सबसे पहले इशू की बात करते हैं। ई सिचुएशन लिखा है 1008% डिबेंचर 100 ईच इशूड 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट देने का मतलब है लेते वक्त कंपनी को 95 रुपये मिलेंगे, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। लेकिन वापस कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 110। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। 95 के हिसाब से 1000 डिबेंचर से 95,000 रुपये ही आपको रिसीव हो पाएंगे। ठीक है? अगली एंट्री क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर। अब यहाँ पे तो 95 लिखोगे, यहाँ पे 100, और आपको 100 भी नहीं, 10 रुपये फालतू भी वापस करने हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपये। टैली नहीं हो रही अभी एंट्री, कितने का डिफरेंस है? 15 रुपये का। क्या लिखेंगे इसे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हो गया? अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा ये 95,000, ये 15,000, ये 1 लाख, और ये 10,000। सबको क्लियर है? फिर 5-6 साल बाद रिडम्पशन होगा, तो रिडम्पशन ऐसे लिख के हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे। पहली एंट्री होगी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये, साथ में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10 रुपये टू डिबेंचर होल्डर, कितना? 110, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो फिगर हमारी हो जाएगी 1 लाख 10,000 एंड 1 लाख 10,000।
और उसके बाद फिर इसकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000 एंड 1,10,000। सबको क्लियर है? ऐसी बाकी के जिसमें जो केस है, एफ का केस तो वही है, 6 केस जो थे उसी में से आपको एंट्री चूज करनी है, कौन सी सिचुएशन कौन सा केस, और फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड करनी। हो जाएंगे ये केस? ठीक है, चाहो तो कर सकते हो।